बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ क्या है? जब कभी भी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाएंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही वर्क करता है। जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाएंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल आते हैं। इसमें लेट स्मॉल p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस in one trial and probability of failure, and Q is equal to probability of failure in one trial. Then probability of success probability of small r successes. Small r successes in n trials is equal to जो बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारा r+1 टर्म होता है वही आ जाएगा NCR। बस यहाँ पे ध्यान रखना है NCR है तो p टू द पावर r रहेगा, q टू द पावर n माइनस r मीन्स r+1th टर्म in the expansion of q plus p to the power n, where q plus p is equal to 1, where q plus p is equal to 1। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या हो गया, p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस इन n ट्रायल्स इज NCR p टू द पावर r, मतलब जितनी सक्सेस चाहिए है उसी की सक्सेस की पावर r रहेगी, q टू द पावर n माइनस r, यानी कि r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ q प्लस p टू द पावर n, वेयर q प्लस p इज इक्वल टू 1। इसमें तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। अब क्वेश्चन हो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसी को फिर से करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, find probability of getting exactly 2 heads। तो अब इस केस में P हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड ना आने की यानी कि टेल आने की भी हाफ ही होती। नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 3, सक्सेस चाहिए है 2 बार। तो अब इस केस में प्रोबेबिलिटी NCR मीन्स 3C2 1/2 टू द पावर नंबर ऑफ सक्सेस टू 1/2, तो ये आ गया 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, सेम एज लास्ट लेक्चर 3/8। तो इट्स
ओके, कि हम लोग इंस्टेड ऑफ कि हम टेबल बनाए, हम लोग ऐसे भी करेंगे। और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन हो, a coin is tossed 5 times. Find probability of getting exactly 3 heads, B at least 3 heads, C at most 3 heads. Exactly 3 heads, at least 3 heads और maximum 3 heads. तो सॉल्यूशन P इज इक्वल टू हाफ है, Q भी हाफ है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हैं, ए वाले केस में R की वैल्यू 3 है, ए केस में R की वैल्यू 3 है। तो प्रोबेबिलिटी 5C3 1/2 टू द पावर 3 और 1/2 टू द पावर 2, तो ये हो गया 10/2 टू द पावर 5। आंसर से मतलब नहीं है, इन मतलब है कि कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। फिर बी पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 3 हेड्स, यानी कि या तो 3 आए या 4 आए या 5 आए। तो आर की वैल्यू इस केस में 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 5C3 1/2 टू द पावर 3 1/2 टू द पावर 2 प्लस 5C4 टू द पावर 1, फिर 5C5 1/2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5, तो सब में कॉमन है। ये हो गई 5C3 की वैल्यू 10 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 16/2 टू द पावर 5। एक और सी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में कह रहा है कि एटमोस्ट 3 हेड्स, एटमोस्ट 3 हेड्स का मतलब हो गया मैक्सिमम 3 हेड्स होंगे या 3 से कम रहे। तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो हम लोग इसको दो तरह सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 5C0 1/2 टू द पावर 0, यानी कि सारे के सारे टेल हों। 5C1 1/2 टू द पावर 1 टू द पावर 4, फिर 5C2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, फिर 5C3 1/2 का क्यूब, फिर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5, तो कॉमन, तो ये आ गया 5C0 1 प्लस 5 प्लस 10 और प्लस 10, तो ये आ गया 26/2 टू द पावर 5। ये तो एक तरीका हो गया। अब इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हम क्या करें कि 1 में से ऑल्टरनेटिव सी के लिए ही ऑल्टरनेटिव हम
1 में से कह रहा है कि एटमोस्ट 3 हो, तो 1 में से 4 और 5 वाला केस सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 यानी 5C4 1/2 to the power 4 1/2 to the power 1 minus 5C5 1/2 to the power 5, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 to the power 5 तो कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 5 माइनस 1 मीन्स 26/2 to the power 5। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये जो हम लोग केसेस लिखते हैं कि कभी एक हेड आए या 2 हेड आए या 3 टेल आए, इन सबको एक साथ जो टेबल में अगर हम लोग चार्ट बनाकर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसी को ही लिखने का जो मेथड, इसमें क्या करते हैं x यानी कि कितनी बार सक्सेस चाहिए है। कैसे हेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम 3 हो तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख देते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये आ गया P1 P2 P3 एंड सो ऑन। इसमें मीन क्या हुआ? मीन होता है सिग्मा PI/XI अपॉन सिग्मा PI। जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ते हैं एग्जैक्टली वैसे इसमें मीन निकालते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सिग्मा PI की वैल्यू तो 1 होती है, सिग्मा PI ये तो 1 होता है, तो इसलिए इस केस में जो मीन होगा वो हो जाएगा सिग्मा PI/XI। आई की वैल्यू जैसे भी दे रखा हो केस, जैसे अगर कहा जाए कि एटमोस्ट 3 हेड्स और 5 ट्रायल्स चल रहे हैं तो 0 1 2 3 0 1 2 और 3 यानी कि 4 केसेस हो जाएंगे। इसके बाद फिर फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा PI/XI का स्क्वायर माइनस सिग्मा PI/XI होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूले हम लोग दिमाग में रहेंगे, फॉर्मूले अगर याद रहते हैं तो क्वेश्चन बहुत, बस केवल आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। फिर वेरिएंस इज इक्वल टू का स्क्वायर, ये आ गया। अब एक वर्ड और आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ये वो एक्सपेक्टेशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाली एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इसमें जैसे कभी भी जब कभी फेट वगैरह लगती है, कभी भी किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपका कॉइन उस वाले खाने पे गिर जाएगा तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे, ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे पाँच ब्लॉक बने हुए हैं तो एक ब्लॉक पर पड़ने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई, इंटू जो रुपए मिल रहे हैं, वो कहलाता है एक्सपेक्टेशन। तो लेट P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस M is the sum of money he receives। तो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू P इंटू M। एक्सपेक्टेशन हो जाएगी P इंटू M। नेक्स्ट इसके बाद हाउ टू यूज ज्योमेट्रिकली
प्रोबेबिलिटी में ज्योमेट्री का क्या यूज़ है उसको भी देखते हैं। यूज ऑफ ज्योमेट्री। यूज ऑफ ज्योमेट्री। अब इस केस में हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि लेट x बिलोंग टू इंटीजर, x बिलोंग टू इंटीजर है और x की वैल्यू 1 to 100 है, 1 to 100 है। अब कहा जाए कि फाइंड प्रोबेबिलिटी if x minus 1 to x minus 70 is less than or equal to 0। ये क्वेश्चन हो, ठीक। मतलब कैसे यूज करेंगे अभी बात समझ में आएगी कि x माइनस 1 मतलब x दे रखा है 1 से 100 तक और x कोई इंटीजर है। तो अब इसका सॉल्यूशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 70 लेस देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1 से 70 के बीच में, यानी कि हमारे पास फेवरेबल केसेस हो गए 70। फेवरेबल केसेस 70 हो गए। टोटल केसेस हमारे पास 100 हैं। टोटल केसेस 100 है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली 70/100 मीन्स 7/10। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद ये तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली जब x इंटीजर है। अब जरा सोचिए कि अगर ये x रियल नंबर होता तो उस केस में फेवरेबल केसेस कितने होते और टोटल केसेस कितने होते। उस केस में फेवरेबल केसेस कितने होते और टोटल केसेस कितने होते, क्योंकि हम कोई भी दो नंबर चूज कर लें, चाहे कितने भी क्लोज चूज कर लें, 1 से 1.1 के बीच में हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट। 1 से 1.1 के बीच में हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर्स। जो भी जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर उसके अंदर आ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं और अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेट x बिलोंग टू रियल नंबर और x की वैल्यू 1 से 10 है और ये दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 10 के बीच में नंबर ऑफ x की जो वैल्यूज होंगी इनफाइनाइट होंगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 1 से 7 के बीच में। जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं वो है 1 से 7। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल की बात चल रही है, केवल x चल रहा है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मतलब सैंपल स्पेस में अगर नंबर ऑफ केसेस हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएं और अगर एक वेरिएबल की बात चल रही तो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। 2 वेरिएबल चल रहे होंगे तो एरिया लेंगे, 3 वेरिएबल चल रहे होंगे तो वॉल्यूम लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अब ये बात समझते हैं। हमने एक लाइन बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने एक लाइन बना दी। ये हमारे पास टोटल केस हो गए। इसके ऊपर हमने अब फेवरेबल केस वाली लाइन बना दी जो कि 1 से 7 तक है, 1 से 7 तक है ये। अब
प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होगी इसमें देखेंगे गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप हैं। और यहां पे कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 2/3 हो गई, प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। अब इसके बाद एक और केस बनाते हैं। ये तो हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया, नेक्स्ट अब कहा जाए कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन। क्वेश्चन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर गिवन, आर गिवन। तो ये हम 2 सर्कल एज्यूम कर लें। ये हमने 2 सर्कल बना लिए, एक की रेडियस 2 है, एक की 4 है। ये 2 है, ये 4 है। तो अब कह रहा है कि अ पॉइंट इज चूजन इनसाइड द सर्कल, अ पॉइंट इज चूजन randomly inside the circle. Find probability that the point chosen is in between the circle, means in this region. Find probability that the point chosen is in between 2 circles. मतलब कहने का कि वो जो पॉइंट हो वो यहां हो, इन बिटवीन 2 सर्कल्स, मतलब इन दोनों सर्कल के बीच में हो, इस सर्कल के, या कह सकते हैं पॉइंट चूजन इज आउट ऑफ स्मॉलर सर्कल, आउट ऑफ स्मॉलर सर्कल, ऐसे कर लें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आउट ऑफ स्मॉलर सर्कल। और ये बात तो सही है, पॉइंट इज चूजन रैंडमली इनसाइड द सर्कल है, यानी कि अब वो इनकी इस रीजन बीच है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका एरिया अपॉन टोटल एरिया, इसका एरिया कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन टोटल पाई इंटू आर स्क्वायर। मतलब इस टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये एरिया आ गया, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो 16 माइनस 4 अपॉन 16, 12 अपॉन 16, 3/4, ये हो गया। अब इसके बाद ये एक हमने केस बना लिया। अब अगर इसी में कहा जाता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट चूजन इज इनसाइड द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसी में ही फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट चूजन इज, ये ए पार्ट कर लेते हैं, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट चूजन इज इनसाइड द स्मॉलर सर्कल,
इस केस में जो आंसर आएगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल अपॉन जो भी बड़ा वाला सर्किल है, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 4 स्क्वायर, 4 अपॉन 16 मीन्स 1/4, ये आ गया। फिर से इसी को ही थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। अब क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज चूजन inside the circle of radius 7 centimeter, of radius 7 centimeter. A point is chosen inside the circle of radius 7 centimeter. Find probability that a point chosen is closer to the center of circle than to its circumference. ये है। A point is chosen inside the circle of radius 7 centimeter. Find the probability that the point chosen is closer to the center of the circle than to its circumference. तो इस केस में हमने क्या किया, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉइंट है वो ओरिजिन के पास हो, सर्कमफेरेंस देन टू इट सर्कमफेरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो पॉइंट हो वो हमने एक सर्किल बनाया जिसकी की रेडियस 7/2 है, हाफ ले ली, यानी वो जो पॉइंट हो वो इस सर्किल के अंदर होना चाहिए, इस सर्किल के अंदर होना चाहिए। वो जो भी पॉइंट है वो इस सर्किल के अंदर अगर होगा तो वो ओरिजिन से पास होगा देन टू इट्स सर्कमफेरेंस। तो अब ये केस सेम वही हो गया जो अभी हमने लास्ट किया था कि इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल C1, इसको C1 मान लें, ये C2 अपॉन एरिया ऑफ सर्किल C2। तो क्या हो गया, पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू मीन्स 1/4। तो अलग अलग लैंग्वेज आ सकती हैं कि तो सीधे से कह दे कि पॉइंट इस छोटे वाले सर्किल के अंदर है, या फिर ये भी कह सकता है कि पॉइंट चूजन इज क्लोजर टू द सेंटर देन टू इट्स सर्कमफेरेंस। ओके, तो इसमें साथ ही साथ में हम लोग की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी थोड़ी लग रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम बेस थ्योरम में अगर आप बुक में जाएंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है PA/E इंटू PB/E इस टाइप के टर्म्स जब यूज़ होते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है।
हमने इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में दो केसेस में इसको बना दिया है, दो केस में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पे कहीं पे भी आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको तो नंबर से मतलब है, फिलहाल इस वक्त नंबर से मतलब है। और जब अगर सब्जेक्टिव होगा तो हम उसी हिसाब से अपना लेक्चर आपको हम देंगे। अभी फ़िलहाल हमको मतलब है कि कौन से ऑप्शन में हमें टिक करना है, या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, डबल डिजिट आंसर, तो वो सब हमको देखना है। तो इसमें दो केसेस हैं। केस वन में ये दो बैग हैं, एक ए और एक बी। एक में 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। इसमें मान लिया 3 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। 2 bags are given. A ball is drawn. A ball is drawn from one of the bag, one of 2 bags. Find probability of getting red ball, of getting red ball. तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? वो बॉल हो सकता है बैग ए से आई हो सकता हो बैग बी से आई हो। तो सबसे पहले बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बैग्स होते हैं, बैग होंगे या कुछ भी यहाँ पे केसेस बनाएंगे, उसका सम हमेशा 1 होना चाहिए, उसका सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। फिर बैग ए से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4C1/9C1, या सिंपल ऐसे ही 4/9। या फिर जैसे ही या बोलेंगे वैसे प्लस साइन लगा देंगे, जैसे ही या बोलेंगे वैसे प्लस साइन कर देंगे। बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और बैग बी से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/9 इज इक्वल टू 7/18। आंसर कुछ भी हो, इस बात से मतलब नहीं है। अब इस केस को और आगे बढ़ाते हैं, केस 1 ही चल रहा है, केस 1 का ही अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब 3 बैग्स हो गए, बैग ए, बैग बी और बैग सी। 4 रेड 5 ब्लैक, 5 रेड 4 ब्लैक, 3 रेड 6 ब्लैक। ये अब ये ना सोच लीजिएगा कि यहाँ पे इनका सम हमेशा सेम होगा, क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर a ball is chosen from one of the bag, from one of the bag। एक बॉल हमने इनमें से, इन 3 बैग्स में से किसी एक बैग में से निकाली। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग find probability of getting black ball। find probability of getting black ball आने की probability क्या होगी? तो बैग ए को सेलेक्ट करने की probability, 3 बैग हैं तो 1/3 हो जाएगी। बैग ए को सेलेक्ट करने की probability 1/3। बैग ए से ब्लैक बॉल आने की probability 5/9। फिर बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। बैग बी से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। फिर 1/3
और ये 6/9, तो इज इक्वल टू 5 + 4 9 6 15/27 5/9। ये केस हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से यूज किया जाए। A ball is drawn from one of the bags. Find probability। अब इसमें एक कंडीशन है, अब इसमें कंडीशन है, चलिए इसको भी हम फिर से लिख देंगे। अब नेक्स्ट केस है सी, अ डाई इज कास्ट if 2 comes up, then bag A is selected. If 1 or 3 come up, bag B is selected. Otherwise, bag C। तो मतलब क्या हो गया, एक डाई को उछाला, अगर 2 आएगा तो बैग ए को सेलेक्ट करेंगे, 1 और 3 आएगा तो बैग बी को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सी को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो भी आएगा 1 में से सेपरेट कर देंगे, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बैग सी को सेलेक्ट करने की। अ बॉल इज ड्रॉन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find probability of getting रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी, कोई भी नंबर डाई के केस में किसी भी नंबर, एक सिंगल नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। अब हमने बैग ए को सेलेक्ट किया और वहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। फिर 1 या 3 यानी 2/6, ये अब हमने बैग बी सेलेक्ट किया, इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी फिर 5/9। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, ये 3 नंबर हट गए। अब अदरवाइज का मतलब बाकी बचे 3 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। अब हमने बैग सी सेलेक्ट कर लिया, इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/9। तो 23/54। कुछ भी आ रहा हो, आंसर से मतलब नहीं हमको। ये 10 + 9 19 और 4 23 इतना हमने लिख दिया। तो ये हो गया केस 1। अब केस सेकंड करते हैं। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस क्या है? केस सेकंड, पहला क्वेश्चन, 2 बैग दे रखे हैं, 4 रेड 5 ब्लैक, 5 रेड 4 ब्लैक। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अ बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड, मतलब एक बॉल निकाली गई जो कि रेड निकल आई है।
अब इसमें है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी of getting it from bag A। उस बॉल के बैग ए से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। ये जो केस सेकंड है इसका नाम भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में क्या होगा, बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फिर बैग ए से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अपॉन बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बैग ए से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बैग बी से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी, बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ और बैग ए से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 अपॉन सेम यही चीज बैग ए को सेलेक्ट किया और बैग ए से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बैग बी से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। तो इज इक्वल टू ये 18 कैंसिल, तो 4/9, 4/9। इस बात से मतलब नहीं, 4/9। अब ये हो गया इस केस के लिए, जबकि 2 बैग हों। अब 3 बैग हों तब क्या करें, तीन बैग के केस में हम बहुत स्लो कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को तो कतई बिल्कुल भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। बहुत हम इसलिए कि एक बार केस में नहीं तो दूसरे केस में कहीं तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो ही जाएगा। अब है बैग ए, बैग बी और एक बैग सी। 4 रेड 5 ब्लैक, 3 रेड 6 ब्लैक, 5 रेड 4 ब्लैक। A ball is drawn and found to be black. Find probability of getting it from from बैग बी। तो बैग बी से आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, बैग बी से आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3 बैग हैं तो 1/3 हो जाएगी हर एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बैग बी से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/9 अपॉन में ये चीज़ तो नीचे रहेगी ही रहेगी, 1/3 और 6/9, इधर प्लस इधर प्लस। बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बैग ए से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 प्लस अब बैग सी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बैग सी से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। तो आंसर 6/15, 2/5, 27। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा दिमाग में आ रहा हो कि ये 1/3 हम लोग लिख ही क्यों रहे हैं, बार बार कैंसिल तो हो ही जा रहा है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब एक और केस, इसको हम रब नहीं कर रहे हैं। अब है अ डाई इज कास्ट इफ 5 comes up
then bag A is selected. If 2, 3 और 4 come up, 2, 3, 4 में से कुछ आता है तो bag B is selected. बस अब यहां पे ये नहीं लिख रहा है कि अदरवाइज बैग सी, तो वो अंडरस्टूड होगा कि अब बैग बी सी को कब सेलेक्ट करेंगे, जबकि इनमें से बाकी के जो 2 नंबर हैं वो जब आएंगे. अब अ बॉल इज ड्रॉन and found to be red. Find probability of getting it from बैग सी. बैग सी से ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6. बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6. यानी कि बैग सी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गई. तो कह रहा है कि डाई इज कास्ट 5 कम्स अप, तो हम बैग ए को सेलेक्ट करेंगे, 2, 3, 4 आएगा तो बैग बी को, अदरवाइज बैग सी को. अ बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम बैग सी से आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है. तो सी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और सी से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 अपॉन सी वाला तो पोर्शन हम यहाँ पे लिख दें 2/6 5/9. फिर बी को 2, 3, 4 यानी कि 3/6 और इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/9. फिर बैग इसमें तो केवल कह रहा है कि 5 कम्स अप, तो बैग ए को सेलेक्ट कर लेंगे, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9. तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 23. 4 + 9 13 + 10 23, बाकी कैंसिल. तो बेस थ्योरम में केवल यही 2 केसेस है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है. हमने इसको दोनों ही केस को सही से एलोबरेट कर दिया है सारे. अब आपको बस पहचानने भर की देरी है कि इसमें बेस थ्योरम लगेगी. अगर लग रही है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चन है, ये अभी 12 अप्रैल का है 2019. A person throws 2 fair dice. Throws 2 fair dice. He wins ₹15. He wins ₹15 for throwing a doublet कहने का मतलब 2 कॉइन है, जैसे 1, 1 आ जाए, 2, 2 आ जाए, 3, 3 आ जाए, 4, 4, 5, 5 या 6, 6, यानी कि 6/36 हो जाएगा. wins ₹12 when the throw result
when the throw results is sum 9 and loses ₹6 for any other outcome. For any other outcome on the throw, the expected gain या लॉस is ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है 1/2 गेन, B 1/4 लॉस, C 1/2 लॉस और D 2 गेन। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लिया जाए। कह रहा है कि 2 डाइस डाले गए, तो सबसे पहली बात तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 36 होंगे, 6 स्क्वायर। कह रहा है ही विंस ₹15 फॉर थ्रोइंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब हो गया 1-1 हो या 2-2 हो या 3-3 या 4-4, 5-5 या 6-6। तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/36 मीन्स 1/6। ये एक केस। अब कह रहा है कि विंस ₹12 व्हेन ही थ्रोज रिजल्ट्स इज सम 9 कब आएगा, जब 2,7 तो नहीं हो सकता है, 3,6, 3 से स्टार्ट होगा, 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3, यानी कि इज इक्वल टू 4/36। यहाँ गया 4/36। अब कह रहा है कि ₹6 देने पड़ेंगे अगर कोई और केस आ जाए। तो P3E 6 ये केस थे, 4 ये थे, टोटल 10 केस हो गए, बाकी बचे 26 केसेस बचे। तो 26/36। तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, लॉस होने के लिए प्रोबेबिलिटी देखिए 26/36 है। तो अब एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 6/36 यानी 1/6 पर क्या है, उसको ₹15 मिलेंगे। फिर 4/36 में क्या है, ₹12 मिलेंगे। ₹6 अदरवाइज वो लूज कर देगा, ₹6 लूज कर देगा 26/36 में। 36 तो ये आया 90, फिर ये 48 माइनस 6 × 26, 6 × 26 ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 8 और 30, फिर $156 हो गया और ये 138 है। तो ये हो गया 18, वो भी माइनस का 18/36 यानी -½ यानी कि उसका लॉस ही होगा गेम में। उस गेम में हाथ डालने वाला नहीं है, वहाँ पर उसका 1/2 का लॉस ही होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को आती हो तो मेले वगैरह में हम लोग काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। देखते हैं अभी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम भी करेंगे। ओके, अब इस लेक्चर के लिए इतना ही।